नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। भारतीय सेना अब होगी और मजबूत। डीएससी ने 7,800 करोड़ की खरीद को दी मंजूरी। चांद की सतह का अध्ययन जारी। 14 दिन के बाद क्या करेंगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। हिमाचल प्रदेश में बारिश से आज भी राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। G20 शिखर सम्मेलन की विशेष तैयारी कर रही दिल्ली पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उठाई कदम। ब्रिक्स समिति से लौटते ही इसरो आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों के साथ चंद्रयान 3 की कामयाबी का मनाएंगे जश्न। हम बुलडोजर के सामने खड़े होंगे और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव का बड़ा बयान। पीएम मोदी ग्रीस के दौरे पर, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का दुश्मन है, ग्रीस भारत देगा ब्रह्मोस मिसाइल। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना अब होगी और मजबूत। डीएससी ने 7,800 करोड़ को खरीद की मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएससी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें डीएससी ने 7,800 करोड़ रुपए की पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 24 अगस्त 2023 को डीएससी की बैठक हुई। इस बैठक में डिफेंस को मजबूत करने की बात को ध्यान में रखते हुए 7,800 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दे दी गई। भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने के लिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट की खरीद है और उनकी स्थापित करने के लिए ENO प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि यह EW स्वीट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से खरीदा जाएगा। डीएससी ने मशीनराइज इन्फेंट्री और आर्म रेजिमेंट के लिए लैंड बेस्ड ऑटोनॉमस सिस्टम की खरीद के लिए भी आवश्यक अनुमति दी है, जो मानव रहित निगरानी, गोला बारूद, ईंधन और पुर्जों की रसद डिलीवरी एवं युद्ध क्षेत्र में हताहत हुए लोगों को बाहर निकालने जैसे अनेक कार्यों में सक्षम बनेगा। डीएससी ने 7.62 बाई 51 मिमी लाइट मशीन गन और ब्रिजलैंड ट्रैक की खरीद के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। LMG के शामिल होने से पैदल सेना बलों की लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और वहीं BLT के शामिल होने से मशीनीकृत बलों की आवाजाही में तेजी आएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट शक्ति के तहत भारतीय सेना के लिए मजबूत लैपटॉप और टैबलेट की खरीद को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को भी मजबूत करने के लिए कुछ फैसले लिए हैं। भारतीय नौसेना के MS-60R हेलीकॉप्टर की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डैक के हथियारों को खरीदने के लिए एनओ जारी किया है। चंद्रयान 3 चांद की सतह का अध्ययन जारी। 14 दिन के बाद क्या करेगा लैंडर विक्रम, रोवर और प्रज्ञान। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर रहा है। ये दोनों उपकरण डेटा कलेक्ट करके इसरो को भेज रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी है। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में मिली असफलता के बाद इस कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा। इस बीच चांद पर सतह पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अपने रिसर्च के मिशन में जुड़े गए हैं। चांद की सतह अध्ययन जारी है तो रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की स्टडी में जुटा हुआ है। वहीं विक्रम लैंडर के उपकरण भी एक्टिव है। चंद्रयान 3 के लिए अगले 14 दिन बेहद अहम है, क्योंकि चंद्रमा पर एक चंद दिवस धरती के लिए 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर अपने साथ साइंटिफिक पेलोड लेकर गए हैं। अगले 14 दिन में इन्हें जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त डेटा इकट्ठा करना है, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा पर रात हो जाएगी। रात होने पर रोवर और लैंडर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिलती रहती है। रात होने पर इन्हें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और यह निष्क्रिय हो जाएंगे। वहीं चंद्रमा पर रात का तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन्हें गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये दोनों 14 दिन के बाद भी सही सलामत काम कर सकते हैं तो ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत अच्छा खबर है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी,
चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय इलाकों के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व और थर्मल गुणों की माप करेगा। अपने कार्य के दौरान रोवर लैंडर के संपर्क में रहेगा और लैंडर डेटा को इसरो के मिशन कमांड सेंटर में वापस भेज देगा। वहीं इसरो का रोवर से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंच सकता। पहली बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने इस इलाके में लैंड किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर तबाही मचा रखी है और इससे फिलहाल आज भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई जिलों और शहरों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। राज्य में सामने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी भी लोगों को इस तबाही से राहत मिलने की आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों पे भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश के येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने राज्य के सोलन, शिमला, सिरमौर, मुंडी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जैसे जिलों के लिए कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना जताई है। हालांकि आईएमडी ने कहा है कि शनिवार यानी 26 अगस्त से कुछ राहत मिलेगी। वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने सभी जिम्मेदारी संस्थानों को किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जून से अगस्त तक 804 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 41% अधिक है। हालांकि लाहौल स्पीति प्रदेश में एकमात्र जिला है जहां सामने से भी कम वर्षा हुई है। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी शिमला में सामान्य से 103% और बिलासपुर में 86% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं आगे के मौसम के बारे में आईएमडी ने बताया है कि 26 अगस्त से मौसम बदल जाएगा। मैदानी और मध्य इलाकों में जिलों में हल्की से मध्य बारिश होगी। इसके साथ ही 26 से 30 अगस्त तक गतिविधियां कम हो जाएंगी। बता दें कि इस बार मानसूनी सीजन हिमाचल प्रदेश के लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं। बादल फटने और भूस्खलन की वजह से हजारों इमारतें जमीन में मिल गई, सैकड़ों एकड़ बागान मिट्टी में मिल गए, कई लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पे सड़क और रेल मार्ग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। G20 शिखर सम्मेलन की विशेष तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उठाएगी कदम। 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 बैठक के लिए दिल्ली व केंद्र सरकार के तमाम तैयारियां की है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली के तमाम हिस्सों बंद रहेंगे। इसके साथ ही 3 दिन तक स्कूल की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। अगले महीने सितंबर में देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया भर के नेता और लोग जुड़ने वाले हैं। मौका होगा G20 के महासम्मेलन का। इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा। इस लिहाजे से 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान के बैठक आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस ने कई विशेष तैयारियां की है। सुरक्षा के लिहाज से राजधानी हाई अलर्ट पर रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क भी स्थापित करेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए विस्तृत यातायात व्यवस्था के हिस्से के रूप में अपने वेबसाइट के माध्यम से एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। विशेष पुलिस आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक परामर्श जारी किया जाएगा। यादव ने कहा, भारतीयों के रूप में यह गर्व की बात है कि हम इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्षों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए पुलिस और यातायात सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं। हमें विस्तृत व्यवस्था की है और एक विस्तृत यातायात परामर्श तैयार करने को कहा है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा और मुख्य कार्यक्रम 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होगा। शिखर सम्मेलन में 29 देशों के प्रमुख के साथ साथ यूरोपियन संघ के शीर्ष अधिकारी शिरकत करेंगे। इसके अलावा आमंत्रित अतिथि देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख को भी इसमें भाग लेने की संभावना बताई जा रही है। यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस और वेबसाइट के माध्यम से एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क शुरू करेगी। इसका मकसद इस बारे में है, पहले तो ये विस्तृत जानकारी देना और फिर प्रतिबंध कहाँ लगे हैं ताकि लोग इसी मुताबिक अपने यात्रा को योजना से बना सके। विशेष आयुक्त ने कहा कि परामर्श को मैप माई इंडिया, गूगल मैप्स और अन्य सेवाओं के साथ भी साझा किया जाएगा
ताकि वे उस दौरान इसे अपनी सेवाओं के साथ जोड़ कर सके। यादव ने आगे कहा कि 8 से 10 सितंबर तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी। हालांकि सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम एक विशेष एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करेंगे और एम्बुलेंस की आवाजाही में मदद करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन जारी करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारी तैनाती 20 यातायात चौराहे पर होगी। हमारा मानना है कि इन चौराहों से एम्बुलेंस की आवाजाही होगी। जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिल भी तैनात की जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। शहर के सभी स्कूल, साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय 3 दिनों के दौरान बंद रहेंगे। ब्रिक्स समिति से लौटते ही इसरो आ रहे पीएम मोदी वैज्ञानिकों के साथ चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के सेंटर में पहुंचेंगे, तब तक चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के लैंड किए हुए 60 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाएगा। यानी प्रज्ञान रोवर की कुछ और तस्वीरें और कुछ और उपलब्धियां हमारे सामने आएंगी। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। विक्रम लैंडर ने लैंडिंग से पहले एक वीडियो भेजा जिसमें चंद्रमा की सतह बेहद करीब से नजर आ रही है। बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए 26 अगस्त को एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और इसरो सेंटर जाकर वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। बीजेपी ने इस मौके को बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी कर ली है। बेंगलुरु में 6000 लोग पीएम मोदी का स्वागत करने के बाद वह रोड शो कर सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी वैज्ञानिकों को संबोधित भी करेंगे। इसरो के कमांडर सेंटर से संबोधन के दौरान ही पीएम ने कहा था कि वो सीधे आकर बधाई देना चाहते हैं, इसीलिए पीएम का प्रोग्राम सीधे बेंगलुरु के लिए बना दिया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बीजेपी की कर्नाटक यूनिट ने एक मेगा इवेंट बनाने की तैयारी कर ली है। यानी बेंगलुरु की तस्वीर फिर कुछ इस तरह से नजर आएगी, जहां 6000 कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और उनके बीच पीएम मोदी रोड शो करते हुए इसरो के सेंटर तक जाएंगे। बेंगलुरु के हॉल एयरपोर्ट से इसरो टेलीमेट्री सेंटर की दूरी करीब 23 किलोमीटर की है। इस रोड शो से पीएम मोदी गुजरेंगे और यहीं उनका रोड शो होगा। यानी 26 अगस्त को ये सड़क बड़े रोड शो की गवाह बनेगी। जब तक पीएम मोदी इसरो के सेंटर में पहुंचेंगे, तब तक चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लैंड किए हुए 60 घंटे से ज्यादा वक्त हो जाएगा। यानी प्रज्ञान रोवर की कुछ और तस्वीरें, कुछ और उपलब्धियां हमारे सामने होंगी। इस बीच बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त दयानंद ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों, संयुक्त पुलिस आयुक्तों और डीसीपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। हॉल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से इसरो पहुंचेंगे और वहां सड़क के हिस्से पर बेंगलुरु में यातायात को डाइवर्ट करने का भी निर्णय किया गया है। पुलिस विभाग ने बेंगलुरु शहर में सुबह 4 बजे से 11 बजे के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, हम बुलडोजर के सामने खड़े होंगे। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी के प्रदेश मुख्यालय आए अजय राव ने कहा कि हम ईडी और सीबीआई से नहीं डरते। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को एक बयान देते हुए कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राय ने कहा, हम ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों और बुलडोजर से नहीं डरते। हम बुलडोजर के सामने खड़े होंगे और उनकी दिशा बदल देंगे। हम इस सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय और अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही के महीनों में पूरे राज्य में बुलडोजर का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन पर माफियाओं और अराजक तत्वों द्वारा बनाए गए भवनों को ध्वस्त किया गया। अजय राय ने आगे कहा कि हम ग्रामीण माताएं और बहनें, हर युवा चाहता है कि राहुल गांधी इस देश के पीएम बने। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के पास है और जब हम सभी राहुल गांधी और इस पार्टी के लिए काम करेंगे, तभी 2024 में हम अपनी ताकत दिखाने में समर्थ होंगे। राय ने लखनऊ में एकत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि काशी की सोच और मूड कांग्रेस की सोच है। मैं उसी काशी से आता हूँ जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि सभी धर्म समान है। वाराणसी में आने वाले राय ने 2014 और 2019 के हम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हाल ही में
उन्हें कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी की प्रदेश इकाई का प्रमुख नियुक्त होने के बाद मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अजय राय पहली बार आए थे। बता दें कि इससे पहले अजय राय ने कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी का अमेठी में रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पीढ़ियों का है। उन्हें विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी के लोग भारी अंतर में राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन में एनडीए की राजनीतिक मृत्यु लिख दी है। अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, इसीलिए देश के लोगों ने अपना मन बना लिया है। 62% मत सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ और इंडिया के साथ है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी इंडिया का हिस्सा है। यह गठबंधन एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने बनाया। विपक्षी गठबंधन ने अभी तक पटना और बेंगलुरु में 2 बार बैठकें की, लेकिन अभी तक इसने किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है। पीएम मोदी ग्रीस के दौरे पे पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का दुश्मन ग्रीस, भारत देगा ब्रह्मोस मिसाइल, जाने क्या है अहम बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिति के बाद अब ग्रीस यात्रा पे हैं। 40 साल बाद यूनान के दौरे पर यह भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार के साथ ही रक्षा संबंधों पर भी बात हो सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस पहुंच गए हैं। ग्रीस यानी यूनान एन यूरोपियन देश है। यह देश काफी प्राचीन है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का दुश्मन है और यह देश इस दौरान उनका परंपरागत स्वागत कर रहा है। वे ग्रीस के पीएम से संक्षिप्त चर्चा के साथ ही ग्रीस में रहने वाले भारतवंशियों से भी मिलेंगे। ग्रीस भारत का अहम साझेदार रहा है। यूएई में स्थायी सीट पर भारत का पक्षधर है। पीएम मोदी की इस यात्रा में दोनों पक्ष को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ ही कारोबार और रक्षा संबंधों में भी चर्चा होगी। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी। पीएम मोदी के ग्रीस पहुंचने के दौरान उनका परंपरागत स्वागत किया गया। वे ग्रीस के पीएम मोदी से संक्षिप्त चर्चा के साथ ही ग्रीस में रहने वाले भारतवंशियों से भी मिलेंगे। ग्रीक सिटी टाइम रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एथेंस पहुंचेंगे। इनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से कराई जाएगी। दोनों देशों के बीच कारोबार, टेक्नोलॉजी, रक्षा संबंधों पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि यूनान यानी ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे के दौरान ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कहीं जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। तुर्की हमेशा कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ बोलता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान का गहरा गठजोड़ है। तुर्की ने पाकिस्तान को अप्रैल 2023 में बायरकतार टीवी-2 ड्रोन दिए। ये ड्रोन रूस और यूक्रेन की जंग में अपनी काबिलियत को बता चुका है। यह ड्रोन पाकिस्तान को मिलना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं तुर्की, जो पाकिस्तान का दोस्त है, यूनान का दुश्मन है। ऐसे में पीएम मोदी तुर्की के दुश्मन ग्रीस की यात्रा पे है। पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ को भेदने के लिए पिछले साल अगस्त के महीने में भारतीय वायुसेना के चीफ बीआर चौधरी ग्रीस गए थे। इस बीच दोनों देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बातचीत हुई थी। दरअसल ड्रोन के खतरे को देखते हुए तुर्कियों का दुश्मन ग्रीस अब भारत का साथ देने के लिए तैयार है। ग्रीस इस ड्रोन के रडार से जुड़ा अहम डेटा भारत के साथ शेयर कर सकता है। बायरकतार ड्रोन के छोटे होने की वजह से इन्हें रडार पर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ऐसे में भारत के साथ साझा की गई जानकारी काफी अहम होगी। इसके बदले भारत ग्रीस को ब्रह्मोस दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।